मूल टेक्स्ट है वो इस प्रकार है। सजीव विशेषताएं एवं आवास, कक्षा 6 विज्ञान डैश अध्याय 9 ब्रैकेट में एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है अलग अलग परिवेश के जीव और पौधे, जैसे एक तरफ मरुस्थल का ऊंट है, बर्फ का देवदार का पेड़ है, पानी की मछली है और एक शेर भी है। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये पेज इस पूरे अध्याय का एक तरह से आधार है। यह हमें बताता है कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव मौजूद हैं और उनके रहने के स्थान कितने अलग अलग हैं। सही कहा। अब पेज 2 पर आते हैं। इसका शीर्षक है खोज की यात्रा। मैं इसका टेक्स्ट पढ़ता हूं। हिमालय बहुत ठंड, ओक चीड़ देवदार, बकरी याक। राजस्थान बहुत गर्मी, ऊंट नागफनी। और आगे लिखा है पुरी समुद्र तट, कैजरीन के वृक्ष, समुद्री जीव। महत्वपूर्ण, पृथ्वी पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां सजीव न हो। यहां तक कि ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीव मिलते हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक रास्ता जिस पर अलग अलग जलवायु और उनके जीव दर्शाए गए हैं, जैसे ठंडे इलाके का याक है, गर्मी का ऊंट है और समुद्री केकड़े हैं। इसे अगर हम बच्चों की तरह समझें तो प्रकृति में सचमुच कितनी विविधता है। ये हैरान करने वाली बात है कि ठंडे पहाड़ों से लेकर गर्म रेगिस्तान तक जीवन है और ज्वालामुखी जैसे चरम स्थानों पर भी जीवन का पाया जाना अपने आप में एक चमत्कार है। बिल्कुल। अब पेज 3 की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग है आवास और अनुकूलन। मूल टेक्स्ट कुछ इस तरह है। आवास किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है या उसे भोजन, वायु, शरण स्थल और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। और आगे है अनुकूलन, जिन विशिष्ट संरचनाओं या स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है जलीय आवास में तैरती हुई मछलियां और मरुस्थल में खड़ा एक ऊंट। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आवास किसी भी जीव का घर है जो उसे खाने पीने और रहने की जगह देता है, और अनुकूलन उस जीव की वो खास खूबी या शरीर की बनावट है जो उसे उस घर में जिंदा रखती है। हेडिंग है आवास के घटक। टेक्स्ट है जैव घटक, सजीव वस्तुएं जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव। अजैव घटक, निर्जीव वस्तुएं जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा। इसी में आगे एक महत्वपूर्ण बिंदु है। महत्वपूर्ण, बीज के अंकुरण के लिए अजैव घटक जैसे वायु, जल, ऊष्मा और प्रकाश अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कैसे एक बीज मिट्टी, पानी और प्रकाश की मदद से धीरे धीरे एक पौधे में बदल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवित और निर्जीव चीजें मिलकर एक आवास बनाती हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि निर्जीव चीजें जीवन की शुरुआत के लिए यानी बीज के अंकुरण के लिए कितनी जरूरी हैं। हाँ, बिना अजैव घटकों के जीवन शुरू ही नहीं हो सकता। चलिए पेज 5 पर चलते हैं, जो एक बहुत ही रोचक जीव के बारे में है। हेडिंग है मरुस्थल का जहाज ऊंट। टेक्स्ट है पसीना नहीं आता, मल शुष्क और मूत्र कम। टेक्स्ट आगे कहता है लंबे पैर शरीर को रेत की गर्मी से दूर रखते हैं। जल संरक्षण, यह शरीर से बहुत कम पानी खोता है, इसलिए कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक ऊंट जिसके लंबे पैर और शारीरिक विशेषताएं स्पष्ट रूप से चिन्हित हैं। तो अगर हम इसे समझें तो ऊंट का शरीर रेगिस्तान की भीषण गर्मी और पानी की कमी से निपटने के लिए बिल्कुल सटीक तरीके से डिजाइन किया गया है। पसीना ना आना और लंबे पैर होना, ये सब उसे रेत की गर्मी से बचाते हैं। बिल्कुल। और मरुस्थल के बाद अब सीधे पानी की दुनिया में चलते हैं। पेज 6 की हेडिंग है जल की रानी मछली। मूल टेक्स्ट है धारा रेखीय शरीर, तैरने में आसान, गिल या क्लोम, पानी में घुली ऑक्सीजन से सांस लेना। और इसके आगे लिखा है शल्क, सुरक्षा प्रदान करते हैं, पंख और पूंछ दिशा बदलने और संतुलन के लिए। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक मछली और उसके शरीर के अलग अलग हिस्से जो उसे पानी में रहने योग्य बनाते हैं। तो जैसे नाव का आकार आगे पीछे से नुकीला होता है, वैसे ही मछली का धारा रेखीय आकार उसे पानी को चीरते हुए आसानी से तैरने में मदद करता है। गिल सांस लेने के लिए है और पंख दिशा बदलने के लिए। सही। अब पेज 7 पर एक बहुत ही तार्किक सवाल आता है।
हेडिंग है स्थलीय आवास, मरुस्थल, छोटे जानवर। टेक्स्ट है चूहे और सांप, इनके पास ऊंट की तरह लंबे पैर नहीं होते। आगे लिखा है दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। ये केवल रात में बाहर आते हैं जब ठंडक होती है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कैसे दिन की तेज धूप में चूहे और सांप जमीन के नीचे गहरे बिलों में सुरक्षित बैठे हैं। तो देखिए, जब शरीर में ऊंट जैसा अनुकूलन न हो, यानी लंबे पैर न हो, तो ये जीव अपने व्यवहार में बदलाव ले आते हैं। दिन में छिपकर रहना और रात में बाहर निकलना, यही इनकी जिंदा रहने की तरकीब है। हाँ, व्यवहार भी अनुकूलन का ही हिस्सा है। अब जानवरों के बाद पौधों की बात करते हैं। पेज 8 पर हेडिंग है मरुस्थलीय पौधे, नागफनी। टेक्स्ट में लिखा है पत्तियां वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए कांटों में बदल जाती हैं। तने, प्रकाश संश्लेषण तने द्वारा होता है। तना मोटी मोम की परत से ढका होता है। जड़ें पानी सोखने के लिए मिट्टी में गहराई तक जाती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक नागफनी का पौधा जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और पत्तियां कांटों के रूप में हैं। इसे समझाना बहुत आसान है। मरुस्थल में पानी बचाना सबसे जरूरी है, तो पौधे अपनी पत्तियों को कांटा बना लेते हैं ताकि पानी भाप बनकर उड़े नहीं, और भोजन बनाने का काम उनका मोम से ढका हुआ तना करता है। बिल्कुल सही। अब मरुस्थल से निकलकर पेज 9 पर पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं। हेडिंग है स्थलीय आवास, पर्वतीय क्षेत्र। टेक्स्ट है वृक्ष, शंक्वाकार, तिरछी शाखाएं, सुई जैसी पत्तियां। हिम तेंदुआ, शरीर और पैरों पर घने फर। और जानवरों में आगे है याक, गर्म रखने के लिए लंबे बाल, पहाड़ी बकरी, मजबूत खुर। यहाँ चित्र में दिखाया गया है बर्फ से ढका एक त्रिकोणा पेड़ और घने बालों वाले पहाड़ी जानवर। तो पहाड़ों पर बर्फ और ठंड से बचना होता है। पेड़ों का त्रिकोणा या शंक्वाकार आकार बर्फ को आसानी से फिसलने में मदद करता है, और जानवरों के घने बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से एक स्वेटर की तरह बचाते हैं। जी, अब पेज 10 पर चलते हैं। हेडिंग है स्थलीय आवास, घासस्थल। यहाँ शिकारी और शिकार की बात है। टेक्स्ट है शिकारी शेर, रंग मटमैला, आंखें सामने, शिकार को देखने के लिए, लंबे नाखून। और शिकार के बारे में लिखा है शिकार हिरण, मजबूत दांत, लंबे कान, आंखें बगल में, चारों ओर देखने के लिए, तेज गति। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक शेर और एक हिरण। यह प्रकृति का बहुत ही अद्भुत संतुलन है। प्रकृति ने शिकारी और शिकार दोनों को जिंदा रहने के लिए अलग अलग हथियार दिए हैं। शेर की सामने की आंखें लक्ष्य पर ध्यान लगाने के लिए हैं, और हिरण की बगल की आंखें खतरा भांपने के लिए। एकदम। अब हम वापस पानी की तरफ आते हैं। पेज 11 पर हेडिंग है जलीय आवास, समुद्र। मूल टेक्स्ट है डॉल्फिन और व्हेल गिल नहीं होते, सिर पर वात छिद्रों से सांस लेते हैं। इसके आगे है स्क्विड या ऑक्टोपस, तलहेटी में रहते हैं, धारा रेखीय नहीं होते, लेकिन तैरते समय शरीर बदल लेते हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कैसे डॉल्फिन पानी की सतह पर आकर अपने सिर के छिद्र से सांस ले रही है, और नीचे एक ऑक्टोपस है। ये सच में एक बहुत ही रोचक तथ्य है। हम सोचते हैं कि पानी में रहने वाले जीव हमेशा गिल्स से सांस लेते हैं, लेकिन डॉल्फिन और व्हेल के पास गिल्स नहीं होते। वे हमारी तरह ही हवा में सांस लेते हैं। सही कहा आपने। अब मीठे पानी की बात करते हैं। पेज 12 पर हेडिंग है जलीय आवास, तालाब और झील। टेक्स्ट है कमल पत्तियां सतह पर तैरती हैं, तना लंबा, खोखला, हल्का, जड़ें छोटी। मेंढक जल और स्थल दोनों पर, पीछे के पैर मजबूत, कूदने के लिए, जालयुक्त पैर तैरने के लिए। यहाँ चित्र में दिखाया गया है तालाब में खिलता हुआ कमल और एक मेंढक। तो कमल का खोखला तना उसे पानी पर तैरने में मदद करता है, और मेंढक तो एक ऑलराउंडर है जो जमीन पर कूदने के लिए मजबूत पैर और पानी में तैरने के लिए जालीदार पैरों का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। अब पेज 13 से हम इस अध्याय के दूसरे मुख्य हिस्से पर आते हैं। हेडिंग है सजीवों की विशेषताएं, भाग 1। टेक्स्ट है भोजन। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जंतु पौधों पर निर्भर रहते हैं। वृद्धि सजीव अंदर से बढ़ते हैं, निर्जीव जैसे रेत के टीले बाहर से जमा होने पर बढ़ते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हुए और एक बच्चे का बड़े इंसान में विकसित होना। सजीवों और निर्जीव के बीच का ये सबसे बुनियादी अंतर है। सजीवों की वृद्धि शरीर के अंदर से होती है, जबकि निर्जीव चीजें जैसे रेत का टीला बस बाहर से रेत जमा होने के कारण बड़े दिखते हैं। जी। पेज 14 पर दूसरी विशेषता है।
हेडिंग सजीवों की विशेषताएं भाग 2 श्वसन। टेक्स्ट है शरीर द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, सांस लेना श्वसन का एक हिस्सा है। मनुष्य और जंतु, फेफड़े, मछली, गिल्स, पौधे, पत्तियों में रंध्र दिन और रात श्वसन करते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है फेफड़े, मछली के गिल्स और पत्तियों के रंध्र, जिन्हें अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि सांस लेना और श्वसन दोनों अलग अलग है। श्वसन वह असली प्रक्रिया है जिससे भोजन से ऊर्जा बनती है, और सबसे बड़ी बात, पौधों में भी ये प्रक्रिया दिन और रात 24 घंटे चलती है। बहुत सही। पेज 15 पर तीसरी विशेषता है, हेडिंग है सजीवों की विशेषताएं भाग 3 उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। टेक्स्ट पढ़ता हूं। उद्दीपन परिवेश में परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं। उज्जवल धूप में आंखें बंद करना, छुई मुई की पत्तियों का सिकुड़ना, सूरजमुखी का सूर्य की ओर मुड़ना, तिलछट्टे का प्रकाश से दूर भागना। यहाँ चित्र में दिखाया गया है सूरज की रोशनी में आंखें बंद करता हुआ बच्चा और सिकुड़ती हुई छुई मुई की पत्तियां। तो पर्यावरण में जो भी बदलाव होते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं, और सजीव उन बदलावों पर जो प्रतिक्रिया देते हैं यानी रिएक्ट करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। छुई मुई का सिकुड़ना इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अब पेज 16 पर आते हैं। हेडिंग है सजीवों की विशेषताएं भाग 4। टेक्स्ट है उत्सर्जन, अपशिष्ट को बाहर निकालना, प्रजनन, अपने समान संतान उत्पन्न करना। यहाँ चित्र में दिखाया गया है पेड़ से निकलता हुआ गोंद जो कि उत्सर्जन है, और घोंसले में चिड़िया के अंडे तथा बछड़े के साथ गाय जो कि प्रजनन है। इसे समझाएं तो शरीर से कचरा या अपशिष्ट निकालना केवल जानवरों तक सीमित नहीं है, पौधे भी ये करते हैं, जैसे गोंद के रूप में। और जीवन की निरंतरता को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब पेज 17 देखते हैं। हेडिंग है सजीवों की विशेषताएं भाग 5 गति और जीवन। टेक्स्ट है गति, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान, पौधे स्थिर लेकिन फूल खिलते हैं, जल संवहन होता है। और इसी पेज पर एक फैक्ट बॉक्स है। फैक्ट बॉक्स, क्या बीज सजीव हैं? हाँ, गेहूं की बोरी में हाथ डालने पर गर्मी महसूस होती है क्योंकि बीज श्वसन कर रहे हैं। जीवन सुंदर है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कैसे एक बोरी में रखे गेहूं के बीजों के अंदर श्वसन की प्रक्रिया चल रही है। तो जानवरों की तरह पौधे चलकर कहीं नहीं जाते, लेकिन उनमें आंतरिक गति होती है, जैसे पानी का जड़ों से ऊपर चढ़ना। और ये बोरी वाला तथ्य बहुत खास है। हाँ, जो बीज हमें निर्जीव लगता है वो भी सांस ले रहा है और गर्मी पैदा कर रहा है। सच में जीवन बहुत सुंदर है। और अब हम आखिरी पेज यानी पेज 18 पर आ गए हैं। हेडिंग है महत्वपूर्ण शब्दावली। मैं टेक्स्ट पढ़ता हूं। आवास, रहने का स्थान, अनुकूलन, परिवेश के अनुसार ढलना, स्लवण युक्त, खारा पानी, उद्दीपन, वातावरण में बदलाव, उत्सर्जन, कचरा बाहर निकालना, श्वसन, ऊर्जा बनाना। रिवीजन कंप्लीट। यहाँ चित्र में दिखाया गया है पूरे अध्याय के मुख्य शब्दों का एक संक्षिप्त सारांश। तो अंत में इन सभी शब्दों को संक्षेप में दोहराना